नमस्ते साथियों। आज मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे सारे दर्शकों का। और जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो आज हम चर्चा करेंगे जियोपॉलिटिक्स की। जियोपॉलिटिक्स यानी कि कूटनीति की। हम जब अपने दायरे में रहते हैं, क्षेत्रवाद या फिर राज्यों के बीच में स्पर्धा या फिर कोई एक ऐसा कंपटीशन या फिर एक ऐसा रेस होता है, उसी तरीके से वर्ल्ड में जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं जो मेजर पावर्स हैं, मेजर पावर्स अगर हम आज के डेट में अगर ये करते हैं कहते हैं उनकी बातें, तो जो P5 मेंबर्स हैं, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, जो कि है USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया and China. Now these 5 countries are actually the controlling body or the controlling powers of the United Nations Security Council, which has the power, which has the ability, which has the consensus to do any sort of financial और military या फिर किसी भी तरह का पॉलिटिकल एक्शंस वो लेते हैं दूसरे देशों के खिलाफ। तो ये तो हो गई यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात, जहाँ पे हमने जैसे जो वेस्टर्न पावर्स है या फिर जो करंट पावर्स है, मेजर पावर्स, इकोनॉमिक पावर्स भी होते हैं, उनमें उनका मिलिट्री माइट भी देखा जाता है, उनका जियोग्राफी भी देखा जाता है, लैंड एरिया भी देखा जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें वो पावर इंडेक्स में उस कंट्री का अकॉर्डिंगली रैंक आता है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि आखिर हमारे देश में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे सिस्टम्स, कुछ ऐसे क्या, अधिकांश जितने भी मीडिया हैं वो किसी न किसी इन्फ्लुएंस के तहत वो अपना नैरेटिव या फिर आप कह सकते हो प्रोपेगेंडा या फिर इंफॉर्मेशन वारफेयर वो यहाँ पे रन कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द वॉल बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े जो कैपिटल हाउसेस हैं, जैसे वैनगार्ड, आपका मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर ग्रुप्स हैं। आपने नाम सुना होगा अगर रॉथस्चाइल्ड फैमिली या फिर ब्लैक रॉक फंडिंग, जिन्होंने अभी जियो का कुछ स्टेक खरीदा जियो फिनेंशियल में। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी ऐसी बाहरी सरकारें हैं जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए आपके देश के अंदर बहुत सारी ऐसे प्रोपेगेंडा या फिर नज़रिया या फिर कुछ ऐसा एक टूल किट उन्होंने तैयार करके रखा है, जिससे कि वो आपको कमज़ोर कर सके और वो उनका काम आपको पीछे रखने में उनकी सहायता करेगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिकन कंपनीज़ मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज़ है जिसमें से कि हम ज़्यादातर लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है। ये जो मेजरली जो रिनोन्ड कंपनीज़ हैं, जो बच्चों को भी पता है, ये सब कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, बहुत बड़ी कंपनी है ये सब। तो उन कंपनियों में क्या होता है, वो कंपनियों ने आपको एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया है आपके जो लाइफस्टाइल है वहाँ पे, वो जो चाहते हैं वो बातें वो वहाँ पे रखते हैं। मान लीजिए आप ट्विटर ने एक हैंडल, आपका जो प्लेटफॉर्म है, इंडियंस को प्रोवाइड किया है, ठीक है, बराबर। अब चूँकि हमारे पास ऐसा कोई एक सेकंड ऑप्शन है नहीं ट्विटर के अलावा कि, और ना ही उसके उतना पॉपुलर या फिर उसके उतना फ्रेंडली, जिससे कि मतलब कोई भी दूसरा एक यूज़र मेरे जैसा या आपके जैसा यूज़र दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में साइन अप करे और वहाँ पे अपनी बात रखे या फिर उनके सर्विसेज अवेल करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अपना, जैसे कि अभी फ़िलहाल इलॉन मस्क का अगर आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ अगर आपको पता हो तो just before the elections he announced it himself that he is going to visit India very soon for some Tesla car manufacturing or something like that.
So for that purpose he was supposed to visit India, but in spite of that, after few circumstances, he again visited to China. तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए अपना जो भी अपना एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं, या फिर जो भी एक अपना नैरेटिव बनाते हैं, या फिर जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वर्ल्ड के सामने, उन सब के पीछे उनका एक अपना फ़ायदा होता है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। कोई भी देश अपने हित के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में दूसरे दो देशों से अपना रिश्ता उस तरीके से रखता है। जैसे आज अगर हम बात करते हैं चीन और भारत के रिश्तों की, तो यहाँ पे हम पाते हैं कि पिछले 3-4 सालों से, जब से ये डोकलाम का किस्सा हुआ था, तो डोकलाम के समय से ही अभी तक देखिए हमारा जो स्टैंड ऑफ है अभी भी रेगुलर चल ही रहा है। भले न्यूज़ में डेली ना आयो, लेकिन जो एक मिरर डिप्लॉयमेंट है उनके साइड से भी 50,000, लाख, 1 लाख, 1.5 लाख सैनिक हैं, तो हमारे साइड से भी सेम नंबर्स में एकदम मिरर डिप्लॉइंग, टैंक टू टैंक, पीपल टू पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए या फिर आपको अपना तर्क रखने के लिए आपको ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। ताकतवर किस किस मामले में? फर्स्ट इकोनॉमिकली, सेकंड मिलिट्री, थर्ड जो आपका बहुत ही इम्पैक्टफुल एक ऑप्शन है, या फिर जो इम्पैक्टफुल एक जो आपका टूल है, हथियार है आपका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, वो होता है कल्चरल। तो कल्चरल जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जैसे हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, या फिर बॉलीवुड की बात करते हैं, जो गाना है, संगीत है, या फिर हमारे बहुत सारे कुजीन्स हैं ऑल अराउंड द कंट्री, थाउजेंड्स ऑफ कुजीन्स, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडिशंस, थाउजेंड्स फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, एन नंबर ऑफ डांस फॉर्म्स, एन नंबर ऑफ सिंगिंग आर्ट्स, एन नंबर ऑफ पेंटिंग्स। तो ये क्या होती है ना कि जो भी हमारी विविधताएँ होती है वो हमारा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और कंट्री या किसी और क्षेत्र के लोगों के बीच में। जैसे अभी ये जो हमारा जो अभी जो कुछ भाई है, कुछ दोस्त हैं जो शायद उनको बुरा ना लगे, वो जैसे अभी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, या फिर फ्री स्पीच, और बहुत सारी ये बात बोलते हैं ना कि ये राइट्स हमारा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो एक तरीके की मेंटेलिटी से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसको जो रिसर्च टीम है, जो जानकार है इस विषय में, वो कहते हैं एक साइनो वहाबी एंड लेफ्टिस्ट 3 आइडियोलॉजीज़ हैं जो हमारे कंट्रीज़ में पेनिट्रेट कर चुकी हैं हमारे लाइफस्टाइल में। मतलब डेली के लाइफस्टाइल जो होता है हर एक चीज़ों में, हमारा जो पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन है, देखिए हमारा जो एक्चुअल इतिहास है वो नहीं बताया गया। हमारा इतिहास शुरू होता है बस 12th या 13th सेंचुरी से, उससे पहले का तो इतिहास शायद ही किसी को पता हो। और जो भी हमारी आस्था या फिर जो भी हमारे पूर्वज के जो भी हमारी धरोहर है, उनको वो एक माइथोलॉजी या फिर एक बनी बनाई कहानियों के रूप में उसे हम ही को पेश कर दिया। हमारे टेक्स्ट बुक्स में ही हमारे इतिहास को गंदा बताया गया, हमें गरीब बताया गया, हमें अनपढ़, हमें जाहिल, और हमें काइंड ऑफ निचले दुबके का एक प्रजाति, जो इंसान का प्रजाति होता है, उस टाइप का एक व्यवहार उन्होंने दर्शाया हम ही लोग को, और हम लोग वो मान भी चुके हैं। हम लोगों को देखिए ये एक मानसिक गुलामी बहुत दिनों से है, आज से ये एक 2-4 दशकों की बात नहीं है, ये शायद 2-4 सदियाँ हो गई। तो जो मानसिक गुलामी है वो भारत चूँकि एक बाहरी जो आक्रामक सेनाएं थी या फिर आक्रामक जो ताकतें थी, जो उन्होंने बाहर से आके यहाँ पे हमला किया, जैसे कि अंग्रेज़ों ने, उससे पहले मुग़लों ने, और उससे पहले बहुत सारे जो आते थे, तो उनका काम बस एक ही रहता था। भारत एक अमीर देश था, अभी भी अमीर है, बस एक जगह वो हमारी पकड़ या फिर एक जो देख रेख का जो एक सिस्टम है वो अभी कॉन्क्रीट नहीं है वह उस लेवल में, जिसकी वजह से अभी भी करप्शन बहुत एग्जिस्ट कर रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी हमें रियल टर्म्स में वो प्रॉस्पेरिटी नहीं दिख रही है अमंग द लार्जर नंबर ऑफ पीपल। बट इन एंशिएंट टाइम्स, हमारे प्राचीन काल में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत का व्यापार ना सिर्फ
अपने आसपास के क्षेत्रों में, बल्कि विश्व के बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जाती थी जहाँ पे तक का मैप अभी कुछ रिसेंटली शायद 50-100 साल 150-200 साल में पता चला है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के लोग अनुभवी नहीं थे, भारत के लोगों के पास ज्ञान नहीं था, या फिर भारत के लोग बुद्धिजीवी नहीं थे, उनके पास फिलोसॉफिकल कोई आइडियाज़ नहीं थी, रिलीजन के प्रति कोई एक ऐसा नहीं था। हम तो ये गर्व से कहते हैं और हमें ये गर्व करना भी चाहिए कि हम जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस, वी आर द ओनली एंशिएंट सिविलाइजेशंस हु एग्जिस्ट टुडे। इफ़ यू अगर आप बात करते हो तो हमारे समकालीन जो भी सभ्यताएं थी, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता या फिर सुमेरियन, आपने फिर नाम सुना होगा, उधर जो दक्षिण अमेरिका में पेरू में जो था वो माया सिविलाइजेशन, उसके बाद आपका इधर बगदाद में सीरिया, जो आज का सीरिया और बगदाद है, पर्शियन सिविलाइजेशन आपने सुना होगा। सीरिया और बगदाद में कोई एक सिविलाइजेशन मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसके उसी विपरीत आप देख लो यूनान सभ्यता थी, ग्रीक सिविलाइजेशन, आपका रोमन सिविलाइजेशन था। तो सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, उस समय के सारे धर्म खत्म हो गए। आप समझो बात, मेरी बात को। मिस्र में वहाँ पे सूर्य की पूजा होती थी, पता नहीं वो उनके धर्म को क्या कहते थे। उसी तरीके से वो यूफ्रेट्स रिवर जो आज सीरिया और इराक में बहती है, उसी नदी के किनारे बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं थी। हाँ, मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया वो जो सभ्यता थी वो भी बहुत प्राचीन थी, लेकिन वो देखिए समय के साथ सारी खत्म हो गई। वो क्यों खत्म हुई? क्योंकि या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, या तो वो अपने मॉरल वैल्यूज़ भूल गए, वो अपना ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भूल गए। हो सकता है वो लोग अभी भी हैं जो सिविलाइजेशनल पीपल थे, जैसे कि मैं मेसोपोटामिया या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो जो चेन था, वो जो एक क्रोनोलॉजी थी ह्यूमंस की, वो फैमिलीज़ की, या फिर वो जो भी वो लोग रहेंगे उस समय, उनका हो सकता है कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा हो आज, बट वो चीज़ें आज नहीं मिलती हैं। मतलब मिस्र का जो प्राचीन धर्म था, या फिर वो जिनकी पूजा पद्धति करते थे या जिसकी आराधना करते थे, या फिर आप समझ लो कि जो मायान सिविलाइजेशन में, जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी एपोकलिप्टो, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कुछ वहाँ से कुछ ऐसा उदाहरण हम लोग को देखने को मिलता है कि वो भी सूर्य की उपासना करते थे। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि भारत पे भी बहुत सदियों तक ये एक लड़ाई लड़ती चल ही जा रही है। देखिए, मारपीट, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, ये सब तो हुआ ही है। इसके अलावा हम लोगों के साथ एक मानसिक लड़ाई भी चल रही है बाहरी ताकतों का। कोई एक पर्टिकुलर धर्म है जो क्या करता है कि विदेशों से पैसा ले रहा है, बहुत सारे जगहों से पैसा ले रहा है। वो हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो फिर जो बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड हमारे जो भाई बहन या फिर हमारे जो भी भारतीय नागरिक भाई बंधु हैं, उन लोगों को वो टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली कुछ प्रलोभन दे के। जैसे कुछ बोल देंगे कि चलिए आपके बच्चों का सारा एजुकेशन फ़ी माफ़ है, चलिए अच्छी बात है, एजुकेशन आप फ्री में दे रहे हो, बट उस एजुकेशन के एवज में वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंडीशंस रखा जाता है, जैसे कि यू हैव टू कन्वर्ट टू A religion, or you have to convert to B religion, you have to engage with us on a monthly basis or a daily basis। तो आपको वो क्या करता है, वो आप पे पैसा खर्च के आपका इन्फ्लुएंस खरीद रहे हैं, मतलब आपका नज़रिया वो उनके नज़रिए के अनुसार बना रहे हैं। तो उसी तरीके से इस तरीके का बहुत सारा एक प्रोपेगेंडा शुरू से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, साइनो हम किसको कहते हैं? जैसे हम भारत की चीज़ों को इंडियन कहते हैं, या फिर यूनाइटेड किंगडम जो अंग्रेज़ है, जो इंग्लैंड है, उनके रिलेटेड कोई भी आर्ट है तो जैसे बोलते हैं एंग्लो आर्ट, मतलब इंग्लिश का आर्ट है, वो इंग्लैंड कंट्री का, या फिर अमेरिकी चीज़ों को जैसे बोलते हैं अमेरिकन। उसी तरीके से चाइनीज़ जो टर्मिनोलॉजी है, जो चाइना के संदर्भ में यूज़ की जाती है, उसको कहते हैं हम लोग साइनो। जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, बराबर ना, इंडो पाक रिलेशंस। उसी तरीके से इंडिया और चाइना के रिलेशंस जैसे अगर हम लोग ये करेंगे, डिफाइन करें, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, इंडो साइनो रिलेशंस। ओके, तो साइनो का अर्थ जैसे मैंने कि आपको बताया कि चाइनीज़ के लिए वो साइनो का यूज़ किया जाता है।
तो साइनो जो मैंने 3 टर्म बताया था, साइनो, वहाबी एंड लेफ्टिस्ट, 3 आइडियोलॉजीज आर मेजरली trying to make a deep impact. They are always and regularly and on a daily basis they are trying to manipulate your ideas, manipulate you. So सबसे पहले आप चाइनीज़ की अगर बात करते हैं तो देखिए चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे प्रेस का फ्रीडम नहीं है। वहाँ पे कोई भी अखबार या फिर कोई भी टीवी चैनल वही बोलता है, वही छापता है जो वहाँ की CCP यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो उन्हें डिक्टेट करती है कि आपको ऐसा लिखना है, ऐसा करना है। तो वो क्या करते हैं, वो एक नैरेटिव बनाते हैं। उनका एक बहुत ही फेमस मीडिया टीवी चैनल भी है, ग्लोबल टाइम्स, सॉरी वो प्रिंट मीडिया है, CGTN एक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बातों को पूरी दुनिया को बता रहे हैं अपने नज़रिए से। वो आप ही के बारे में, आप ही के रिलीजन को, आप ही के ट्रेडिशन को वो छोटा दिखाएंगे फ़नी करके। और आज हम लोग इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, इतने बिक चुके हैं अपने मतलब क्या कह सकते हैं, अपने अंतरात्मा को, कि हम उनकी बातों को ज़्यादा विश्वास करते हैं और हमारे ट्रेडिशंस को हम अपनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अब 10-15 साल 20 साल पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कोई अगर आप मूवी ही देख रहे हो तो उसमें किसी पंडित को दिखाया जाता था कि वो करप्ट है या फिर वो फ़नी कैरेक्टर है। उसी तरीके से आपने मूवी में भी अगर देखा होगा तो किसी एक ऐसा कोई हाउस सर्वेंट है जो कैरेक्टर रोल निभा रहा है, उसका नाम रामू काका रखा जाता था और उसे हमेशा लाचार, गरीब और दुबका हुआ एक ऐसा एक दिखाया जाता था। तो वो सब क्या थी, वो सब माइंड गेम्स थी और वो अभी भी चल रही हैं। माइंड गेम्स हमारे साथ अभी भी चल रही है। अभी भी बहुत सारे अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जिसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं, वो एक आइडियोलॉजी को पकड़ के बैठे हैं, वो उधर से कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, वो जाने। बट ये उनके एक्शन से साफ झलकता है कि दे आर डायरेक्टली प्रोमोटिंग समथिंग फॉर विच दे हैव टेकन समथिंग। वो फ्री का किसी को कुछ फ़र्क ना पड़ता है, वो बस उसकी रोटियां सेक रही है, बस वो अपना बोला जा रहा है, उसको उधर से पैसा दिया जा रहा है, ये इधर से अपना मुंह खुल रहा है। और चूँकि वो इन्फ्लुएंस रखते हैं हमारे सोसाइटी में, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे एक पूरा ग्रुप ही है वो आप अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो आप समझ पाओगे कि वो कौन से लोग हैं और उनकी मानसिकता बोलो या फिर उनका टाइमिंग बोलो कि वो कब ट्वीट करते हैं, कब कौन सा अपना एक प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं, ये आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये साइनो क्या करता था, ये चाइना का एक इंटरनल पॉलिसी है, उसका स्टेट पॉलिसी है कि माफ़ कीजिएगा, चाइना का एक स्टेट पॉलिसी है कि अगर आप एक्सपेंड नहीं करोगे ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट होकर एक दिन ख़त्म हो जाओगे। तो उसका कहने का मतलब है कि अगर आपको राज करना है, चूँकि CCP कुछ चंद लोगों का एक सेंट्रलाइज्ड पावर एक ग्रुप बन जाता है। और उसमें भी अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग साहब, उन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसा लॉ पास किया या बिल पास किया, तो वो यूनानिमसली वो पास भी हो गया और उसमें एक ऐसा प्रावधान कर दिया है कि जितने भी मेजर पावर्स हैं, जैसे कि अभी अगर हम शी जिनपिंग की बात करेंगे, वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन भी हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ माफ़ कीजिएगा, जो उसकी जो आर्मी है, जो आर्म फोर्सेस है, PLA, यस PLA और जो भी उसके आर्म फोर्सेस हैं, उनका भी सेक्रेटरी या फिर जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है, उन सब के भी और भी बहुत सारे पावर्स उन्होंने लेके रखा है। तो वो क्या करते हैं, वो जब ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है ना कि वो कुछ लोगों के बीच में वो सारा पावर कंसंट्रेट हो जा रहा है, तो वो अपने फेवर में ज़्यादा चीज़ें करते हैं और वहाँ पे एक एनार्की वाला जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करने लगता है। जैसे कि अभी जैसा कि हमने कहा, चाइनीज़ में वहाँ फ्री मीडिया कुछ है नहीं, वहाँ आप वही पाओगे, सुन वही पाओगे जो वहाँ की सरकार चाहती है। तो वहाँ पे जैसे कि अभी आप हमारे यहाँ कंट्री इंडिया में आप किसी भी लीडर के बारे में कुछ भी लिख दो, कुछ भी पढ़ दो, कुछ बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक नहीं भी तो ठीक है, चलता है, कहने का अधिकार है डेमोक्रेसी। लेकिन आप वहाँ पे एक शब्द भी ना कह सकते हो, वो आप 24 आवर समझ लो, आप तो निगरानी में हो। वहाँ हर एक चौराहे पे, हर एक स्ट्रीट लैम्प की जगह साथ साथ एक आपका CCTV भी है, आप कब निकल रहे हो, कब बाहर जा रहे हो, सब चीज़ की निगरानी होती है। दैट इज़ कम्प्लीटली ए पुलिस स्टेट। आपका इकोनॉमिक
अगर आप छोटा छोटा आपके मोबाइल में जो आप क्लिक कर रहे हो वो भी आपको वहाँ पे वॉच हो रहा है। एवरीथिंग इज़ बीइंग मॉनिटर्ड इन चाइनीज़। तो वो क्या करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारा नैरेटिव यहाँ पे अपना इम्पैक्ट बनाते हैं। जैसे कि वो एक जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज़्म की, उनको वो बहुत प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कम्युनिज़्म एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, बहुत ही एक खूबसूरत जैसे कहते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये एक बहुत ही उत्तम, मुझे भी बहुत पसंद आता है कम्युनिज़्म जब हम पढ़ते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल हो जाता है, जब वो ग्राउंड लेवल पे वो वर्क करने लगता है, तो एक स्टेज आता है जहाँ पे वहाँ पे एनार्की आना एकदम फिक्स है। तो इसलिए कम्युनिज़्म का वहाँ पे एक कहता है ना कि ये एक यूटोपियन टर्म है, ये रियली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ये कुछ हद तक, कुछ दूर तक या फिर एक कुछ लिमिट तक वो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ठीक रहते 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 एक स्टेप आता है कम्युनिज़्म में जहाँ पे कि आपका एनार्की स्टार्ट होना लगभग तय है। और देखिए कम्युनिज़्म अगर अच्छा होता, वाकई में वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म एक प्रोस्पेक्ट होता, तो देखिए पहले टू पोलर वर्ल्ड हो गया था, जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड वार के बाद में एक तरफ यूएसए हो गया था और एक तरफ यूएसएसआर हो गया था, जो कि आज का करंटली टूटने के बाद सिर्फ रशियन फेडरेशन बचा है। तो कम्युनिज़्म देखिए उस समय बहुत सारे देशों में था, पूरा ईस्टर्न यूरोप जो पूर्वी यूरोप है, जैसे कि पोलैंड, यूक्रेन, फिनलैंड और जो जो लैटवियन कंट्रीज़ हैं जैसे स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और लिथुआनिया, बेलारूस, चेचनिया नहीं, माफ़ कीजिएगा, वो जॉर्जिया, और इधर आपका आर्मीनिया, अजरबैजान, ये सारे जब एक थे तो सारा कम्युनिज़्म था। इधर आपका नॉर्थ कोरिया विद कम्युनिज़्म अभी भी है, चाइना में भी अभी कम्युनिज़्म एग्जिस्ट कर रहा है, एक क्यूबा में एग्जिस्ट कर रहा है, एक रसिया में भी वो कम्युनिज़्म नहीं रहा, वो एक तरीके के कह सकते हो कि ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ भी सिंगल पार्टी तो नहीं है, लेकिन कंट्रोल ऐसा, वो पुतिन साहब ने भी अपना जुगाड़ लगा लिया है कि भाई प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम वो भी हो चुके हैं। तो देखिए कम्युनिज़्म में कितनी खामियां हैं। आपने एक बंदे को चुना था एक काम के लिए, अब वो कह रहा है कि नहीं सारा काम मैं ही कर लूँगा और मैं ही कैपेबल हूँ। तो दिस इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड विथ कार्ल मार्क्स। उनका विचार तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनके विचार में जो चलते चलते जो व्यक्ति कम्युनिज़्म और कम्युनिस्ट पार्टियों और कम्युनिस्ट विचारधाराओं से आगे बढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके वो करप्ट हो जा रहे हैं, और वो जो भी डिसीजंस लेते हैं, और वो देखिए वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े बड़े देश के बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो उनका एक इन्फ्लुएंस बनता है ओवरऑल वर्ल्ड पे। तो चाइना को जैसा कि मैंने कहा कि तो वो एक अपना चाइनीज़ एंगल डालता है हमारे इंडियन सिस्टम्स में, एजुकेशनल सिस्टम्स, या फिर हमारा जो कल्चरल सिस्टम्स है देख लो, या फिर आप इकोनॉमिक वाइज देख लो। वो चाहता है कि हम सबॉर्डिनेट रहें उसके, वो जैसा कहे वो ऐसा हम करें। तो ये एक चाइनीज़ एंगल हो गया। चाइनीज़ ने बहुत बार आपने सुना भी होगा कि वो डेटा थेफ्ट करता है, या फिर वो जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, उन पे वो फॉलो नहीं करता है। और आपने हालिया ही ये सब चीज़ें देख रही हैं। अब तो बहुत पहले से ऐसा हो रहा है कि 1962 से जब चीन का युद्ध हुआ था, तो उस समय के तत्कालीन जो सरकार थी उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो वो तो कहा करते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। भारत को मिला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद होता है संयुक्त राष्ट्र का, उसकी जो एक सीट था, जो एक सदस्य बनना था, वो एक भारत को बनना था। मगर देखिए हमारे जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने क्या किया, अपना बोला कि नहीं नहीं हमें तो ज़रूरत नहीं है इसे, आप इसे चीन को दे दो। अब वही चीन अभी क्या कर रहा है आपको, आप जब आतंकवादियों को जब सैंक्शन करने की बात करते हो यूएनएससी में, तो वो चीन आके वहाँ पे वीटो कर देता है, और वो आपका जो भी ड्राफ्ट होता है, जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे वो ठंडा बिस्तर में चला जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हमारी सख्त आवश्यकता है भारत को एज ए कंट्री। जैसे कि हमें
न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनना है। एनएसजी का मेंबर इसलिए बनना है ताकि हमारी जो ऊर्जा एनर्जी सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं हम, मतलब ऊर्जा की जो हमारी संप्रभुता है, ऊर्जा की जो हमारी खपत है या फिर ऊर्जा की जो ज़रूरत है, उसमें कम से कम हम पर्याप्त रहें, इतना रहे कि हमें कोई आपातकालीन में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो चूँकि भारत ने कॉप ये जो हमारा जो इनिशिएटिव है ग्रीन अर्थ का, तो उसमें अपना टारगेट भी कर दिया कि 2070 तक वी विल बी नेट ज़ीरो। तो टुवर्ड्स दैट वी हैव ए dream of achieving that target also, and the current leadership is very serious on getting that done. If you can see the actions of the government, you will be able to find those details कि आज की सरकार जो हमारी जो पिछली सरकारें रही है 5-10 साल, जो तीसरी टर्म अभी चल रही है, तो आप पाओगे कि देखिए हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा फोकस है। हम कुछ ऐसा एक आइडियाज़ या फिर ऐसे विचारों पे काम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सबका भला हो, हमारे पृथ्वी का भी भला हो, हमारे क्षेत्र का भी भला हो, हमारे लोगों का भी भला हो, हमारे जीव जानवर का भी भला हो, प्रकृति का भी भला हो। जिस तरीके से इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की इनिशिएटिव लिया, उसमें काफ़ी सारे लोग भी जुड़े हैं। तो इसी तरीके से हम जैसे देख पा रहे हैं कि चीन का एक प्रभाव अभी भी भारत के ऊपर बहुत है, और ख़ास करके जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबार हम पढ़ते हैं, तो अखबारों में एक तो मेजर आप बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जहाँ पे चीन अपना जो प्रोपेगेंडा है वो पैसे देकर वहाँ पे छपवाता है, और वो आप भी करवा सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप एडवर्टीज़मेंट के लिए पैसे चार्ज करोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ों में एक इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो आपको आपके आइडेंटिटी से, हमारा आइडेंटिटी क्या है एज एन इंडियन, दैट वी आर अ रिच एंशिएंट हेरिटेज एंड अ कल्चरल सिविलाइजेशन विच हैज़ मल्टी डायमेंशनल knowledge about astronomy, yoga which is called the science of the body। उसके बाद आपको देख लीजिए जो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं जिसे हम, भविष्यवाणी। उसके बाद आपका और भी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं बस 2-4 आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। उसके अलावा हमारे काव्य भी देख लो, महाभारत से बड़ा काव्य नहीं है, रामायण देख लो, हमारे आर्ट देख लो, हमारे लिटरेचर देख लो, हमारी लैंग्वेजेस देख लो, हमारा ग्रामर देख लो, हमारा मैथमेटिक्स देख लो। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया किसी से पीछे था, इंडिया इनफैक्ट सबसे आगे था। वी हैव द रिचेस्ट कल्चरल वैल्यूज़, वी हैव द रिचेस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो पुराना यूनिवर्सिटी था, जब आदमी जानता नहीं था कि यूनिवर्सिटी क्या होता है, तो उस समय हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो सी यू गाइस।